हाय मेरे जेगेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल। तो भैया आज से आपका इकोनॉमिक्स का आगमन होने जा रहा है, आगाज होने जा रहा है और पूरे डंके के साथ हमने इकोनॉमिक्स पढ़नी है क्योंकि यार पर्सनली मुझे इकोनॉमिक्स ना बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट लगता है। मतलब थोड़ा सा ध्यान दो ना तो वो इतना रिजल्ट लाता है और बहुत ज़्यादा इजी है। तो भैया मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि कृपया इसको सिंसियरली फॉलो कर लीजिए क्योंकि आपका ना बेड़ा पार लेने की गारंटी मैं दे रहा हूं यहां पर भैया। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो जैसा कि हमने सिलेबस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेशनल इनकम चैप्टर से। भैया नेशनल इनकम चैप्टर 10 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में आता है और इसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर आता है। तो मेक श्योर इन वीडियोस को बहुत अच्छे से फॉलो करो क्योंकि भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने एक बार कर ली तो यार मतलब इंडियन इकोनॉमिक तो यू है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को थोड़ा सा साइड में रखते हुए उस टॉपिक को पढ़ते हैं जो बच्चे अक्सर इग्नोर करते हैं, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में सीबीएसई पहले ही लिख देता है सिलेबस में, भैया बेसिक कंसेप्ट पढ़ लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे ओरिजिनेट हुई, कि किसने ओरिजिनेट करी, क्यों ओरिजिनेट हुई, एक्सेट्रा। तो भैया सबसे पहले तो आप बात समझो कि क्लास 11th में आप पढ़ के आ रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने चैप्टर्स पढ़े होंगे जैसे डिमांड, जैसे कि सप्लाई, जैसे कि प्रोडक्शन फंक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहां पर आपने देखा वहां पर इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी हो रही थी, एक कंज्यूमर की, एक मार्केट की, एक्सेट्रा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहले ना सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स बनी थी। तो मतलब पहले सारे इकोनॉमिक्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते थे, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का इन्वेंशन हुआ जहां पर एक बड़ी पिक्चर देखी गई, जहां पर देखा गया कि यार ये छोटे छोटे लेवल पे तो चेंजेस हो रहे हैं लेकिन ये बड़ा इंपैक्ट समझने के लिए इनके बड़े लेवल की स्टडी करना बड़ा जरूरी है। और उसी के साथ आपकी इन्वेंट हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आप सिंपली समझिए कि ये बनाई क्यों गई थी ताकि आप एनालाइज कर सको कि भैया टोटल जो प्रोडक्शन है पूरी कंट्री की, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं, फिर वो माइक्रो में जंप कर जाएगा, सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट जिनको आप वेरिएबल्स बोलते हो जो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, लाइक प्राइसेस, जनरल प्राइस की ओवरऑल इन्फ्लेशन चल रही, डिफ्लेशन चल रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेज रेट, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कैसे चेंज हो रहे हैं, इनका इंपैक्ट क्या आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को पर्सनली लगती है मैक्रो इकोनॉमिक्स और बहुत ही इजी है। सबसे पहली बात आपको ये समझना जरूरी है कि एडम स्मिथ जो है वो फाउंडिंग फादर बोले गए मॉडर्न इकोनॉमिक्स के। मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है, ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडिंग फादर बोले गए हैं। इन्होंने एक बुक निकाली थी वेल्थ ऑफ नेशन करके, जिसमें इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया था, और दूसरी बुक भी उसी नाम से निकाली थी इनविजिबल हैंड करके, जिसमें इन्होंने समझाया था कि कैसे इकोनॉमी जो है वो अपने आप मतलब सेल्फ एडजस्टिंग इकोनॉमी है, एक इनविजिबल हैंड उसको अपने आप एडजस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत ज्यादा इसमें नहीं है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ द इकोनॉमी, मतलब एग्रीगेट लेवल पे, मतलब एक तरीके से आप समझो कि अगर आप जंगल के एक एक पेड़ की स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन एज अ जंगल होल स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है। ये जो है ये लिंक एस्टेब्लिश करता है बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अभी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे आएंगे कि वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एक्सेट्रा। अब बात चलती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वेंट किसने करी थी। तो भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कि इन्वेंट करी थी हमारे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेएम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स ने। उनकी बुक आई थी, बहुत चली थी भैया, पूजा जाता है इनको, इकोनॉमिस्ट भगवान मानते हैं, और इनकी बुक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936, जिसमें इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेंशन किया था। दैट इज वाई इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है, ये बात याद रखना, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जॉन मेनार्ड कीन्स को बोला जाता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से टोटली डिफरेंट है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक ना जो है फंक्शनिंग ऑफ पर्टिकुलर सेक्टर को स्टडी करती है रैदर देन होल इकोनॉमी को स्टडी करे, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो होल इकोनॉमी को स्टडी करती है, डिफरेंट सेक्टर्स में कैसे लिंक है, कैसे म्यूचुअल डिपेंडेंस है, एक्सेट्रा।
ठीक है। अब एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? देखो 3 टाइप की इकोनॉमी होती है इंडियन इकोनॉमी में भी, आप ये चीज पढ़ोगे, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो सारे डिसीजंस होते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस, वो मतलब प्राइवेट लोग, प्राइवेट बिजनेसेस खुद लेते हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके? देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप। जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो प्राइवेट ओनरशिप है। गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस आपको नहीं मिलेंगे इस इकोनॉमी में। प्रोडक्शन टेक्स प्लेस फॉर सेलिंग द आउटपुट इन द मार्केट। जो भी आपको आउटपुट बेचना है उसके लिए प्रोडक्शन करनी पड़ती है। ठीक है। कोई वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जिसकी डिमांड है उसके हिसाब से बनाया जाता है। देयर इज सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विसेज एट अ प्राइस विच इज कॉल्ड वेज रेट। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक कोर कैरेक्टरिस्टिक है कि जिस पे लेबर की सेल एंड परचेज होती है उस रेट को बोलते हैं वेज रेट, जो एक इंटीग्रल पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब चलते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हमने म्यूचुअल डिपेंडेंस समझनी है। तो देखो यार, मेनली 4 सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि फर्म्स जो प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज या तो बनाती हैं या तो एज इट इज ट्रेड करती हैं। अब फर्म्स में सारे प्रोडक्शन यूनिट्स आ जाते हैं, मतलब एक स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़ी कंपनी सारी फर्म्स कहलाती हैं। उसके बाद आते हैं हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में आ जाते हैं हम इंडिविजुअल, जिनकी नीड्स जो है उन्हें पूरी करनी होती है बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, जो अपनी कंजम्पशन रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, या फिर इसमें वो सारे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाते हैं जो जॉइंट डिसीजन लेते हैं। जैसे मैं बोलूंगा ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग हाउस होल्ड, जितनी भी एनजीओस एंड ऑल ये सब होती हैं। उसके बाद आ जाता है तीसरा सेक्टर गवर्नमेंट, जिसका मेन जो काम प्रोडक्शन के लिए होता है वो होता है वेलफेयर का। वो टैक्सेस लगाती है, वो सब्सिडीज देती है, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है फॉर वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स रन करना, एक्सेट्रा। एंड द लास्ट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हमें पता है यार कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, मतलब बाहर की कंट्रीज के साथ कनेक्ट करना। आप देखते हो यार, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं, इसी पर्पज से जाते हैं ताकि रिलेशन अच्छे हो, खासकर ट्रेडिंग पर्पज। तो जो हमारा 4th सेक्टर होता है वो होता है आपका एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें मेनली एक्सटर्नल ट्रेड दैट इज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आते हैं। तो भैया ये था आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कंसेप्ट। अब चलते हैं हमारे नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम समझने के लिए, देखो इनकम समझनी है तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा ना यार, इनकम ओरिजिनेट कैसे होती है। तो जल्दी से चलते हैं हमारे नेशनल इनकम के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उससे पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने ये टाइम टेबल डाउनलोड नहीं किया है या फिर इसको अभी तक नोट डाउन नहीं किया है, भैया कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और तैयारी आपकी A1 हो जाएगी इनसे। ठीक है। और अगर अभी तक आपने एडू कैप्टन का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो मेरे भाई ये तो सिंसियर रिक्वेस्ट है, ये तो जरूर डाउनलोड करो ही करो, क्योंकि प्रॉपर सिस्टम से आपको वीडियोस मिलेंगी, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होगा सारा जो स्ट्रक्चर होगा एप्लीकेशन में। एक पैसा नहीं लिया जाएगा, नो कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया। ठीक है। लॉग इन करो और आपके सामने फ्री कोर्स सारा, आप किसी के भी फोल्डर पे जाओ, मैथमेटिक्स, बिजनेस, इंग्लिश, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, और आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में सारे लेक्चर्स, साइड बाय साइड नोट्स, उसके साथ डेली प्रैक्टिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना। तो मेक श्योर आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। चलते हैं अब हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे। अब देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें ये बताता है कि इनकम ओरिजिनेट कैसे होती है और फ्लो कैसे करती है एक इकोनॉमी में। तो मेनली अभी हमने देखा हमारे कितने सेक्टर्स होते हैं एक इकोनॉमी में, 4, लेकिन हमारे इस पर्टिकुलर सिलेबस में 2 सेक्टर्स को रूल आउट कर दिया गया है, जो है हमारी गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक्सटर्नल सेक्टर। तो बचे कितने? 2। तो इसीलिए हमारे जो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है इसको 2 सेक्टर मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 सेक्टर मॉडल। ठीक है। चलिए अब इसको ध्यान से समझते हैं। तो देखो यार, एक तरफ होते हैं हमारे हाउस होल्ड्स और दूसरी तरफ होती है हमारी बिजनेस फर्म। और हाउस होल्ड्स में कौन आते हैं? हम इंडिविजुअल्स, हम इंसान। अब इंसानों की होती हैं नीड्स। भैया आप लोगों की, हमारी सबकी नीड्स होती है ना यार, ये मतलब शरीर के लिए कपड़ा है भैया, ये शेल्टर है, ये मतलब पेट में जाने के लिए कुछ अन्न हो तभी तो ये शरीर चलेगा ना मेरे भाई। तो ये नीड्स कैसे पूरी होती है? अब क्या सारी चीज़ें, मैं घर पे कपड़े भी खुद बनाऊं, मैं ये घर की अपनी छत भी खुद बनाऊं, या फिर मैं अपने खाना पीना भी खुद करूं, तो सारा तो चीज़ नहीं कर सकते ना, मतलब इंसान तो कर ही नहीं सकता। ये कौन करता है? ये गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं हमारे बिजनेस फर्म्स। इसका मतलब है कि हाउस होल्ड्स में आते हैं इंडिविजुअल्स जिनको नीड्स एंड अपनी नीड्स पूरी करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज की जरूरत होती है। वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कौन करता है? वो बिजनेस फर्म प्रोड्यूस करती है।
तो ये तो डिपेंडेंस हो गई हाउस होल्ड्स की फर्म्स पे। अब बात करते हैं फर्म्स की डिपेंडेंस हाउस होल्ड पर। देखो यार ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोज करो एक बंदा है एच, वो आ गया इंडिविजुअल में, और एक फर्म है एच लिमिटेड, वो आ गई फर्म में। अब ये क्या होता है, ये एक नाम होता है। क्या होता है, ये सिर्फ एक नाम है, इसको बंदा मत समझिए। इसको एच लिमिटेड अगर मैं आपको बोल रहा हूं तो एच लिमिटेड से आपके माइंड में एच नहीं आना चाहिए। एच लिमिटेड का सपोज करो एक बोर्ड आ रहा है, बस, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नाम है। तो क्या ये अपने आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर लेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको जरूरत पड़ेगी फैक्टर्स सर्विसेज की, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प लेगा। ये किसकी हेल्प लेगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि ऑब्वियसली इसको कौन प्रोवाइड करवाएंगे? इंडिविजुअल्स। कौन प्रोवाइड करवाएंगे? इंडिविजुअल। देखो एक फैक्ट्री बनाने के लिए क्या चाहिए आपको भैया? लैंड चाहिए जिस पे आप फैक्ट्री बनाओगे, जगह चाहिए बेसिकली। उसके अलावा उसमें काम करने वाले लेबर चाहिए, उसके अलावा आपको मशीनरी चाहिए, और उसके अलावा आपको एक बंदा चाहिए जो दिमाग लगाए कि भैया कैसे गुड्स बनाने हैं, किस फील्ड में हम बनाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और रिस्क ले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो बस यही 4 टाइप की फैक्टर सर्विसेज हमारा हाउस होल्ड बिजनेस फर्म्स को प्रोवाइड करवाता है, जिसको आप फैक्टर सर्विसेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फैक्टर सर्विसेज, जो कि आता है लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको आप एंटरप्राइज भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये 4 सर्विसेज जो कि ऑब्वियसली हाउस होल्ड प्रोवाइड करवाता है बिजनेस फर्म्स को। तो सपोज करो एच ओनर है तो वो एंटरप्राइज हो गया, वो लेबर ले रहे हैं, वो लैंड ले रहे हैं, जिसका जगह ले रहे हैं, जिसकी यूज कर रहे हैं, वो पैसा ले रहे हैं ताकि मशीनरी खरीद सकें, एक्सेट्रा। तो इंडिविजुअल्स ने, हाउस होल्ड्स ने बिजनेस फर्म्स को ये सर्विसेज दी, जिसकी मदद से बिजनेस फर्म्स ने क्या करी? प्रोडक्शन। क्या करी? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करके क्या करे? रखे। कोई ये वो तो है नहीं कि अपनी शॉप के लिए बनाया था, इन्होंने तो बेचने के लिए बनाया था बिजनेस फर्म्स ने। तो इसको मार्केट में बेचेंगे। क्या करेंगे? इसको मार्केट में बेचेंगे, और मार्केट में बेच के इनको क्या मिलेगा? दमड़ी, रोकड़ा पैसा। ठीक है जी। तो इन्होंने मार्केट में बेचा, मार्केट में बेच के इनको क्या मिला? पैसा। क्या ये पैसे को अपने पास रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं, पैसे को अपने पास बिल्कुल नहीं रखेंगे। ये सारा का सारा पैसा जो है हाउस होल्ड्स को दे देंगे। क्यों? क्योंकि भैया उनकी फैक्टर सर्विसेज ली हैं और आगे भी लेनी है, तो भैया उनको पैसे देंगे तभी तो, टाइम पे सैलरी देंगे तभी तो अगले दिन उठ के हमारा जो लेबर है वो आएगा, तभी तो अगली बार दोबारा हमें कोई कैपिटल देगा, अपनी कोई लैंड देगा, तभी तो हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो दिमाग लगाएगा। जब तक इनको पेमेंट ही नहीं मिलेगी, वो फ्यूल ही नहीं डलेगा गाड़ी में, तो गाड़ी भैया आगे नहीं चलेगी। ठीक है। तो हाउस होल्ड ने सर्विसेज दी थी, बिजनेस सर्विसेज, जिसकी मदद से गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हमारे बिजनेस फर्म्स ने। फिर बिजनेस फर्म्स ने जो वो बेचकर पैसा आया उसको फैक्टर पेमेंट्स के वे में हाउस होल्ड्स को दिया। दैट मीन्स लेबर को दी वेजेस, लैंड को दिया रेंट, कैपिटल को दिया इंटरेस्ट, एंड एंटरप्राइज को दिया प्रॉफिट। तो इनको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, जो इसके लिए होती है फैक्टर इनकम। क्या होती है इसके लिए? फैक्टर इनकम। अब एक बात याद रखना, जितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज बने थे वो सारा का सारा पैसा जो है वो फैक्टर इनकम में इनको दे दिया गया। ठीक है। अब ये तो हो गया एक चीज। अब दूसरी बात, इंडिविजुअल्स एक्चुअली में काम क्यों कर रहे थे? इंडिविजुअल्स एक्चुअली में काम क्यों कर रहे थे? ठीक है। तो आपने अभी तक आपने क्या देखा? आपने म्यूचुअल डिपेंडेंस सीख लिया कि भैया हाउस होल्ड फर्म्स पे डिपेंडेंट है गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, और फर्म्स हाउस होल्ड पे डिपेंडेंट है फैक्टर सर्विसेज के लिए। अब आपस में एक्सचेंज हुई, फैक्टर सर्विसेज उन्होंने उनको पेमेंट करी। अब हाउस होल्ड अल्टीमेटली काम कर क्यों रहा था? ये फैक्टर सर्विसेज दे क्यों रहा था? क्योंकि भैया उसे तो अपना शरीर चलाना है ना, उसे तो अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। तो वो ज़रूरतें पूरी करने के लिए जब उसके बाद पैसा आएगा, वो पैसे का क्या करेगा? वो पैसे का वापस उन फर्म्स को देगा। लो भाई तुम ही पकड़ो। अब एक बात याद रखना, हम बड़ी पिक्चर देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में अगर छोटी पिक्चर चल रही है तो भैया हटा दो उस छोटी पिक्चर को, जहाँ पर आप एक एक इंसान देख रहे हो। भैया आप सामान खरीदो या मैं सामान खरीदूं, हाउस होल्ड ही सामान खरीद रहा है, तो ये बड़ी पिक्चर में आ गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खरीद रहे हो या मैं खरीद रहा हूं, आप इससे खरीद रहे हो या उससे खरीद रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारा एक ही यूनिट काउंट हो रहा है। तो जितना भी पैसा हाउस होल्ड ने कमाया था वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लगा दिया, और बदले में बिजनेस फर्म से क्या लिए? गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि अल्टीमेटली सारी कहानी वहीं से स्टार्ट हुई थी ना यार। ठीक है।
तो ये आप देख सकते हो यहां पर हमारा इनकम जो है वो सर्कुलर वे में एक यूनिट से या एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, घूमी, और ये साइकिल चलती रहती है। जैसे बचपन में आप पढ़ के आए थे वाटर साइकिल, वो घूमती रहेगी घूमती रहेगी, ऐसे ही ये जो साइकिल है ये चलती रहेगी। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहले हाउस होल्ड्स ने दी फैक्टर सर्विसेज, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, वो बेचे, और फिर वो जो पैसा आया वो इन फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड्स को दिए। हाउस होल्ड ने अपने पास नहीं रखे, इस पैसे को वापस बिजनेस फर्म्स को दिया कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज दो, और फिर गुड्स एंड सर्विसेज दिए बिजनेस फर्म्स ने हाउस होल्ड को, और ये पैसा ऐसे ओरिजिनेट होकर घूमता रहता है। और जब तक ये घूमेगा, जितनी तेजी से घूमेगा उतनी तेजी से हमारी इकोनॉमी चलेगी। जैसे ही ये रुक गया, स्लो हो गया, पर्टिकुलर कोई इवेंट आ गया, जैसे अभी कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो ये साइकिल जो है ना ये रुक सी गई थी। ठीक है, अब जैसे ही साइकिल रुकेगी या स्लो डाउन हो जाएगी ना, तो हमारी इकोनॉमी, आप देख सकते हो हमारी इकोनॉमी की फिर जीडीपी गिरती रहती है। ठीक है, तो ये साइकिल का चलना किसी भी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस गवर्नमेंट या डिफरेंट डिफरेंट जो अथॉरिटीज हैं वो इसी साइकिल को चलाने में, भगाने में लगी रहती है। भैया पंचर ना हो जाए, पंचर ठीक करने के लिए गवर्नमेंट बैठी है। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? ये म्यूचुअल डिपेंडेंस है टू सेक्टर्स की। ठीक है, जो कि है आपके हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स इन मॉडर्न इकोनॉमी की बात हो रही है ये। तो सबसे पहले तो इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन यूनिट्स में, हमने देखा यहाँ पर ये जनरेट हो रही है, इसको बोलते हैं जनरेशन फेज, जो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिजनेस फर्म्स में ये इनकम जनरेट हुई जब उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर बेचे। फिर इस इनकम को क्या उन्होंने अपने पास रखा? एक फूटी कौड़ी तक नहीं रखी, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हाउस होल्ड्स को, क्योंकि भैया उनकी फैक्टर सर्विसेज आप ले रहे हो, तो ये हमारी बुआ के या फूफे के लड़के नहीं है कि भैया फ्री में काम कर देंगे, इनको पैसे देने पड़ेंगे। और फिर इनके पास जो पैसे हैं, मतलब पैसा तो किसी हाथ में टिक ही नहीं रहा भाई, पैसा इन्होंने अपने पास नहीं रखा, वापस इनको दे दिया हाउस होल्ड्स ने फर्म्स को, ताकि गुड्स एंड सर्विसेज वो ले पाए, और ऐसे आपकी एक साइकिल कंप्लीट होती है और ये चलती रहती है। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान दिया हो, हमारा डायग्राम जो है उसमें अपर पार्ट है। अब अपर पार्ट में क्या हो रहा था? रिसोर्सेज और फैक्टर सर्विसेज जो हैं वो हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ जा रहे थे, आप देख सकते हैं, ये देखो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में मनी फ्लो कर रहा है बिजनेस फर्म से हाउस होल्ड की तरफ इन फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। यहां पर हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ जहां पर मनी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा। फिर उसके बाद लोअर पार्ट ऑफ द फिगर में यही अगर आप देखोगे, ये पैसा इन्होंने वापस फर्म्स को दे दिया। ठीक है, फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउस होल्ड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर बदले में फर्म्स ने उन्हें क्या दी? गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको यहां पर बात बता दूं, जो कहीं सारे बच्चों को नहीं पता होता, कि आगे जाकर जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उसके 3 मेथड है नेशनल इनकम निकालने के। बेसिकली वो है आपके वैल्यू एडेड मेथड, जिसको प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हो, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये सर्कुलर फ्लो इनकम से ही जनरेट हो रहे हैं। चलो यकीन नहीं आता, देख लो। सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज गई थी, इन्होंने क्या किया थे? गुड्स एंड सर्विसेज बनाए थे, प्रोडक्शन हुई थी, तो तभी इसका नाम पड़ा प्रोडक्शन मेथड। जितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं उससे हम नेशनल इनकम निकालते हैं, तो वो वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड होता है। फिर जो बेच के पैसा आया था, इन्होंने इसको पेमेंट करी थी, इसके लिए वो क्या थी? इनकम। तो दूसरा मेथड आपका ओरिजिनेट हो गया इनकम मेथड। तो पहला कौन सा था? प्रोडक्शन मेथड। ठीक है जी, दूसरा कौन सा है? इनकम मेथड। और फिर जब इनकी इनकम हुई, क्या इन्होंने अपने पास रखा? वो एक्सपेंडिचर की फॉर्म में दे दिया। तो तीसरा मेथड कौन सा था? एक्सपेंडिचर मेथड। तो कहीं सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होती, बट आज आपको पता चल गया कि यहीं से आपके 3 मेथड निकले हैं। तो वी सी दैट मनी फ्लोज फ्रॉम बिजनेस फर्म्स टू हाउस होल्ड्स एज सेक्टर पेमेंट, और फिर हाउस होल्ड्स टू फर्म इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और बस इसी के कंटिन्यूअस फ्लो को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं, जो आप हायर स्टडीज में आगे जाके यही 3 सेक्टर में पढ़ोगे जब गवर्नमेंट आ जाती है, और 4 सेक्टर में पढ़ोगे जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आ जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये फेजेस में होता है, लेकिन इन फेजेस को पढ़ने से पहले एक आपकी लाइफ में आगे जाके फेज आने वाला है जब आपको एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी है। बट कोई टेंशन नहीं है भाई, एडू कैप्टन हर साल की तरह इस साल भी प्रीमियम कोर्स तगड़े वाला लॉन्च करेगा। कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो अंडर ग्रेड लेवल का, उसकी तैयारी लेने का सारा जिम्मा जो है हम उठाते हैं तगड़े लेवल पे, जिस पे लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, आपको मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज मिलते हैं, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स मिलती हैं, डाउट सॉल्विंग फैकल्टी मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी। भैया कोई भी क्वेरी है जल्दी से नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
और सबसे तगड़ी बात, मतलब आइसिंग ऑन दी केक जो चीज़ है वो होती है मनी बैक गारंटी, जो कोई भी नहीं देता। 5 प्यारे मतलब तगड़े वाले दिन आपको मिलेंगे जिसमें आप सबसे पहले पेमेंट करिए, 5 दिन तगड़े से एनालाइज कर लीजिए भैया। मतलब जो आप मतलब तगड़े एनालाइज, जैसे रॉ एनालाइज करेगा कि कोई अटैक होने वाला है या करने वाला है, तो वैसे आप एनालाइज कर लो वीडियोस को, फैकल्टीज के साथ केमिस्ट्री जम रही है कि नहीं जम रही। अगर मजा नहीं आ रहा मेरी जान, तो यार यू कैन आस्क फॉर मनी बैक, कोई सवाल नहीं पूछेंगे, सीधा आपको पैसा रिफंड कर देंगे। और जिनको मजा आया, उन्होंने अच्छा रिजल्ट हमारे लिए प्रोड्यूस करा, वो है AIR 1 CUET 2022 का IP मैट 13 24 37 एडू कैप्टन से निकले हुए सारे 30+ बच्चे शहीद सुखदेव एंड SRCC में बैठे हैं भाई। कभी भी जाके पता कर लेना, एडू कैप्टन का बैनर लेके चले जाना भाई, इन कॉलेजेस में आपको मिल जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे। अच्छा आप एडू कैप्टन से, एडू कैप्टन से, तो कोई भी इशू है जल्दी से आप इस नंबर पे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे कि बात हुई थी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो 3 फेजेस में होता है, यही आपके 3 मेथड बनते हैं आगे जाके। एक होता है आपका जनरेशन फेज, जहां पर इनकम जनरेट होती है बाय प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। लेकिन ये जो इनकम होती है ये प्रोडक्शन यूनिट्स तक नहीं रहती है, ये आगे फ्लो करती है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पर्सल फेज के नाम से जानते हो। यही जो पैसा फैक्टर जो बिजनेस यूनिट्स कमाते हैं, सारा का सारा पैसा विदाउट इवन सेविंग अ पेनी, सारा का सारा पैसा वो आगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दे देते हैं इन फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम फॉर हाउस होल्ड्स। और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हाउस होल्ड्स, वो भी अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो भी कह रहे हैं भैया हमने भी तो जिंदगी जीनी है, तो ये लो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वापस पैसा दिया बिजनेस यूनिट्स को और उसके बदले लिए गुड्स एंड सर्विस। बस फिर ऐसे 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 साइकिल ये चलती रहती है, और ये 3 फेजेस में हर बारी साइकिल कंटिन्यू करती है। अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि यहां पर मैं यार पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप के फ्लो हो रहे हैं। मतलब एक फ्लो हो रहा है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, और एक फ्लो हो रहा है जिसमें हमारा मनी, पैसा आपस में फ्लो हो रहा है। तो बस यहीं से आपके टाइप ऑफ फ्लोज आ जाते हैं जिनको आप बोलते हो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? दी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म, मतलब जो नॉन मनी वाला पार्ट है, ठीक है। जैसे हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ आपकी क्या गई? फैक्टर सर्विसेज, तो इसमें मनी तो इन्वॉल्व नहीं, सर्विसेज गई हैं। और ऐसे ही जब बिजनेस यूनिट से फर्म से आपकी हाउस होल्ड की तरफ गुड्स एंड सर्विसेज जाते हैं, इसमें ही पैसा नहीं गया, तो इन फ्लोज को बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं इसको? रियल फ्लो, जिसका दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो, इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। और मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो होता है जिसमें पैसा इन्वॉल्व, तो फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट हुई, तो उस वाली डायरेक्शन में पैसा गया, एक ये हो गया। दूसरा, गुड्स एंड सर्विसेज जो हाउस होल्ड ने खरीदे थे उसके बदले जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उन्हें दिया, पैसा दिया, इन दोनों में मनी इन्वॉल्व था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मनी फ्लो। क्या बोलते हैं? मनी फ्लो, या फिर दूसरा नाम होता है इसका नॉमिनल फ्लो, ठीक है। अब एक बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रियल फ्लो से हमें पता चलता है कि हमारी जो ग्रोथ का मैग्नीट्यूड है, कि कितनी बारी से अगली बारी ग्रोथ होने के चांसेस हैं, वो रियल फ्लो से पता चलती है। मतलब कैसे? देखो सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहला जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? वो बिगिन कहां से होता है? जो फैक्टर सर्विसेज जाती है हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ। तो जितनी ज्यादा फैक्टर सर्विसेज जाएंगी, मतलब जितनी ज्यादा लेबर, लैंड और ये सब जाएगा, जाहिर सी बात है ये इंप्लाइड है कि उतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, और जितनी ज्यादा प्रोडक्शन मतलब उतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, क्योंकि प्रोडक्शन तभी हो रही होगी जब डिमांड आ रही है। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी ज्यादा इनकम होगी, उतने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बिकेंगे, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। और अगर कम जाएंगी फैक्टर सर्विसेज, तो हमें वहीं से अंदाजा लग जाएगा कि भैया इस बारी जो है हमारी जो ग्रोथ है वो कम होने वाली है। तो मेनली हमें रियल फ्लो, कि कितनी फैक्टर सर्विसेज यूज हो रही हैं इस बारी प्रोडक्शन में, वहां से हमें ग्रोथ का हमारा आइडिया एक तरीके से लग जाता है, ठीक है। अब इसी के बारे में हम डिफरेंस पढ़ते हैं हमारे रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में। तो भैया रियल फ्लो क्या है और मनी फ्लो क्या है? सबसे पहले तो मीनिंग, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म, एंड फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। काइंड ऑफ एक्सचेंज, इसमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होते हैं और इसमें सिर्फ मनी इन्वॉल्व। बहुत ईजी है, मतलब ये क्वेश्चन आ गया तो मतलब यूं आप चीर दोगे।
डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, क्या रियल फ्लो या मनी फ्लो किस में डिफिकल्टी ज़्यादा आती है? तो भैया इसमें ऑब्वियसली ज़्यादा आती है। मतलब अगर हम मनी को टोटली साइड कर दें और गुड्स या सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज आपस में एक्सचेंज करें तो बार्टर सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ये आप लोग पहले से ही 10th क्लास में इनफैक्ट पढ़ के आ रहे हो। और मनी फ्लो में तो कोई नहीं है, मतलब अगर पैसा आ जाए इकोनॉमी में तो भैया एक हाथ दे दूसरी हाथ ले, ठीक है जी। पैसे से कितनी ईजी हो जाती है हमारी एक्सचेंज। ऑल्टरनेटिव नेम क्या होता है इसका? फिजिकल फ्लो होता है और इसका नॉमिनल फ्लो। सॉरी, ये मनी नहीं है, यहां पर आएगा आपका नॉमिनल फ्लो, ठीक है। तो ये होता है आपका रियल फ्लो एंड नॉमिनल मनी फ्लो। अब कुछ एजम्पशंस हैं जो हमारे सर्कुलर फ्लो को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। मतलब अगर ये एजम्पशन हटा दे तो हम टू सेक्टर मॉडल ढंग से नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले तो टू सेक्टर, मतलब पहली एजम्पशन यही है कि हमारे जो गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ये हमारी अभी गेम में नहीं है। वो आएंगे भैया, वो बड़े प्लेयर्स हैं, वो बाद में आएंगे, तसल्ली में आएंगे। दूसरे आते हैं आपके जो हाउस होल्ड सप्लायर्स हैं, मतलब जितनी भी फैक्टर सर्विसेज है वो सिर्फ एक इकोनॉमी के हाउस होल्ड से ली गई है, जिस इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। कहीं बाहर से नहीं ली गई, कहीं से भी फैक्टर सर्विसेज हायर नहीं करी गई, सिर्फ उसी इकोनॉमी के हाउस होल्ड से करी गई है। तीसरा, जो हाउस होल्ड जितनी भी फैक्टर पेमेंट उन्हें मिलती है वो बिल्कुल भी सेव नहीं करते हैं, वो सारी की सारी स्पेंड कर देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे फॉर देयर कंजम्पशन। और वही हो गया आपका, कोई सेविंग्स आपकी इकोनॉमी में नहीं है। आप एक 5 सेक्टर मॉडल भी पढ़ते हो, ठीक है, जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, और ये भी हमने हटाया हुआ है। हमारा तो सिर्फ 2 सेक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है सेविंग्स नहीं है ना, वरना बैंक होते तो फिर सेविंग्स भी करते। तो ये सब अभी हमने हटाया हुआ। तो यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है सर्कुलर फ्लो। अब एक और कंसेप्ट हमारे नेशनल इनकम को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक एंड फ्लो, जो कि मैं बहुत ही इजी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। यार एक बात समझो, स्टॉक और फ्लो में वही डिफरेंस है जो एक पिक्चर में और एक वीडियो में डिफरेंस है। स्टॉक क्या करता है या पिक्चर क्या करता है? पिक्चर एक पर्टिकुलर मोमेंट को कैप्चर करता है यार, और वीडियो क्या करता है? वीडियो एक पर्टिकुलर पीरियड को कैप्चर करता है। जो आपकी पिक्चर होती है या फिर जो आपकी रील होती है, अब इंस्टाग्राम रील सारे स्क्रॉल करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड को कैप्चर कर रही है कि उसने 1 मिनट में या 30 सेकंड में क्या करके आपको एंटरटेन किया। और पिक्चर में क्या होता है? बस एक पर्टिकुलर मोमेंट में वो क्या कर रहा था उसको कैप्चर कर लिया। तो ये होता है स्टॉक और ये होता है फ्लो, और यही डिफरेंस है कि स्टॉक जो होता है आपका वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वेरिएबल्स मेजर किए जाते हैं उसको बोला जाता है। जैसे नेशनल कैपिटल अगर हमने मेजर करना है तो भैया नेशनल कैपिटल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करा जाता है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी रखी हुई है, माल कितना रखा है अभी अभी, भाई मतलब आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तो आज वो अभी की बात कर रहा है। वेल्थ एक और स्टॉक वेरिएबल होता है आपका। तो जब भी आप कोई पर्टिकुलर चीज एक पॉइंट पे मेजर करते हो, पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी क्या चल रहा है, और पॉइंट पॉइंट पे चेंज होता है अभी, और अगले सेकंड भी आप देख सकते हो या अगले मिनट भी आप देख सकते हो, उसको बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल। और यही जब आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए मेजर करते हो कि भैया इसको होने दो पहले एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तब हम इसको मेजर करेंगे, उसको बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। और वो पीरियड 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग अपॉन वेरिएबल टू वेरिएबल। जैसे कि जब भी इनकम की बात होती है तो इनकम के लिए आप एक पर्टिकुलर पीरियड, मेरी मंथली इनकम, मेरी एनुअल इनकम ये है, अभी मेरी इनकम ये, ऐसा कोई नहीं बोलता अभी की इनकम ये ना, एक्सपेंडिचर ये है, चेंज इन इन्वेंट्रीज ये है, एक्सेट्रा। तो ये होते हैं आपके फ्लो वेरिएबल, ठीक है। अब इसी का डिफरेंस पढ़ देते हैं भैया, कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है तो हम तो भैया कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे फुल नंबर लाने की। तो स्टॉक और फ्लो का सबसे पहले मीनिंग, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है। फ्लो जो है वो एक पीरियड के लिए मेजर होता है। टाइम डायमेंशन, इट डज हैव अ टाइम डायमेंशन एक पर्टिकुलर टाइम पे, और सॉरी इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, इट डज नॉट आना चाहिए, इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, एक पीरियड नहीं है, पॉइंट पे मेजर हो रहा है। और इसका मेन टाइम डायमेंशन है क्योंकि ये पीरियड के लिए मेजर किया जाता है। नेचर ऑफ कंसेप्ट, ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे फिक्स हो गया, बस यही मेजर करोगे। डायनामिक है, उस पर्टिकुलर पीरियड में ये चेंज होता रहेगा कई बारी, ठीक है। एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अभी क्या है पॉपुलेशन, एनुअल पॉपुलेशन नहीं होती है, अभी क्या चल रही है। मनी सप्लाई, भैया मनी सप्लाई क्या चल रही है, आगे पढ़ोगे आप मनी एंड बैंकिंग में। नेशनल वेल्थ क्या है, क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड क्या है, ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके स्टॉक के। और फ्लो में एक साल में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, बर्थ रेट जिसे आप बोलते हो।
एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शंस इन मनी कितनी होती हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में, नेशनल इनकम एक पर्टिकुलर पीरियड का, जीडीपी एक पर्टिकुलर पीरियड का, क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस एक पर्टिकुलर पीरियड का, एक्सेट्रा। तो ये आपका डिफरेंस होता है स्टॉक एंड फ्लो में। तो भैया आप, आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा। बस आपको इस लेक्चर को एंड करता हूं एक क्वेश्चन के साथ, मुझे कमेंट्स में बताने आपने उसका आंसर, एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको बस एंड कर रहा हूं कि अब मेरे को ये चीज बतानी है आपने स्टॉक और फ्लो में से कि भैया चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए। चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री होता है कि जो माल आपने बनाकर रख दिया, तो चेंज इन इन्वेंट्री आपका क्या है? क्या वो स्टॉक है, क्या वो फ्लो है? तो जरूर इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर करूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात है कि जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आपके लिए बहुत डिफरेंट कंटेंट हम बनाते रहते हैं। इन एकेडमिक वीडियोस के साथ साथ और कंटेंट भी आपको मिलता रहेगा जो आपकी लाइफ के लिए एज अ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और साथ में भैया बेल आइकन भी दबा लेना, नोटिफिकेशन आना भी जरूरी ना, पता चले वीडियो आगे निकल गई और आप तो मतलब होश में ही नहीं हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।